Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to cover the second part of the capital structure theories, which is net operating income approach. So let us start with the video. First of all, understand करते हैं इसमें है क्या. This approach was put forward by Durand. तो ये वाली जो अप्रोच है ये हमें किसने दी थी? ये दी थी हमें ड्यूरैंड ने. एंड इट टोटली डिफर्स फ्रॉम द नेट इनकम अप्रोच. तो इससे पहली वाली वीडियो हमारी थी नेट इनकम अप्रोच, हम इसको कह सकते हैं एनआई अप्रोच. तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम डेट का अमाउंट इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट है वो कम होती जाएगी. हमने यहाँ पे के ई और के डी को कांस्टेंट लिया था और देखा था जैसे जैसे जो ये डेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है, कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. इस वाली अप्रोच में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम ये पढ़ने वाले नेट ऑपरेटिंग इनकम. ये था नेट इनकम, दिस इज नेट ऑपरेटिंग इनकम. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग इनकम. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेट में जो चेंज आ रहा है वो लिवरेज चेंज करेगा ऑब्वियसली, बट इट फेल्स टू अफेक्ट द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म. जो दूसरी अप्रोच हमने पढ़ी थी नेट इनकम अप्रोच, इसमें क्या था? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी डिक्रीज हो रही है तो वैल्यू ऑफ फर्म विल बी इंक्रीजिंग. बट दिस अप्रोच, दिस इज द थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस. ओके, दिस इज द थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस. और ये वाली थ्योरी क्या कहती है कि जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है, चाहे वो डेट है चाहे वो इक्विटी है, इसका वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं. एज पर दिस अप्रोच WACC एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी आर इंडिपेंडेंट. इस अप्रोच में जो WACC है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है, उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है. दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो हम अब यहाँ पे इस थ्योरी को थोड़ा सा और समझ लेते हैं. इस अप्रोच में जो मार्केट वैल्यू है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है. यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करती है. एक है ऑपरेटिंग इनकम. अब यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? हमारी EBIT. ओके. जो भी ऑपरेटिंग इनकम है उस पर डिपेंड करती है, और जो भी बिजनेस रिस्क है उस पर डिपेंड करती है. बिजनेस रिस्क क्या होता है कि कितना आसानी से, कितना स्मूथली हम डे टू डे ऑपरेशंस को चला पा रहे हैं, दैट इज बिजनेस रिस्क. बोथ दीज फैक्टर्स कैन नॉट बी इम्पैक्टेड बाय फाइनेंशियल लिवरेज. और इन दोनों का ही कोई भी लेना देना नहीं है फाइनेंशियल लिवरेज से, क्योंकि फाइनेंशियल लिवरेज हमारी डेट कमिटमेंट्स को दिखाता है, और डेट कमिटमेंट्स EBIT में तो आता ही नहीं, क्योंकि जब भी हम कैलकुलेट करते हैं EBIT तो ये होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, EBIT. लेकिन अगर इसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस करती हूँ डेट का तो मेरा PBT आता है. टैक्स माइनस करती हूँ तो मेरा PAT आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. बट क्योंकि मैं EBIT ले रही हूँ, अभी कोई भी डेट की तो बात हो नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि जो ये फाइनेंशियल लिवरेज है उसका लेना देना नहीं है ऑपरेटिंग इनकम पे. दूसरा, बिजनेस रिस्क की बात हो रही है तो ये ऑपरेटिंग रिस्क भी होता है, बिजनेस रिस्क. तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल रिस्क है, फाइनेंशियल लिवरेज की कोई बात नहीं होती है. फाइनेंशियल लिवरेज कैन ओनली इम्पैक्ट द शेयर ऑफ द इनकम अर्नड बाय द डेट होल्डर्स. यहाँ पे डेट होल्डर्स और इक्विटी होल्डर्स की ही बात होती है, उन पे ही इम्पैक्ट जाता है फाइनेंशियल लिवरेज का. लेकिन ऑपरेटिंग इनकम पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है. इसीलिए जो डेट टू इक्विटी रेशो है, अगर वो चेंज भी हो जाए तो फर्म की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता है. इनका ये एक्सप्लेनेशन थी. ठीक है. अब इसकी एजम्पशंस देख लेते हैं इस मॉडल की. सबसे पहली एजम्पशन इन्होंने क्या ली? दैट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO इज कांस्टेंट, और वो हमें पता है कि कितनी है. It depends upon the business risk and it is assumed to be unchanged. ये जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये बिजनेस रिस्क पे डिपेंड कर रही है. नेक्स्ट, जो कॉस्ट ऑफ डेट है इन्होंने इसको भी कांस्टेंट लिया है. थर्ड पॉइंट, यूजिंग मोर एंड मोर डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. अब यहाँ पे क्या होता है, जितना ज्यादा हम डेट बढ़ाते जाएंगे अपनी कंपनी में तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी पहली कमिटमेंट होती है डेट को पूरा करना. जिन जो डेट है, जो डिबेंचर होल्डर्स है, पहले हम उनका पैसा देंगे, देन जाके हम शेयर होल्डर्स को पैसा देते हैं. तो यहाँ पे इनको थोड़ा रिस्क स्टार्ट हो जाएगा, इनके लिए तो रिस्क बढ़ जाएगा ना,
कि इनको पैसा पता चले मिले ना मिले। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि इनका रिस्क बढ़ रहा है तो ये इनको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा हमें बाय पेइंग देम हायर। इनको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा तो इनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। और सच इंक्रीज इज कंप्लीटली ऑफसेट द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉइंग चीपर डेट। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, जो भी हम बेनिफिट उठा रहे हैं चीपर डेट का, वो ऑफसेट हो रहा है बाय कंपेंसेटिंग या बाय पेइंग मोर रिटर्न्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इसीलिए यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो हमारा कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आया हो ये पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है, यहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं है, बिल्कुल सही। यहाँ पे हम कोई टैक्सेस नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम देख के चलते हैं कि फर्म की परपीचुअल लाइफ है और डेट कैपिटल भी परपीचुअल है। अब इसको एक डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं इसको। तो देखो हमने क्या लिया था कि हमारा WACC है, जब हमारा KO है वो कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनका रिस्क बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम ज्यादा डेट एम्प्लॉय करते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये डेट का प्रपोर्शन इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क इंक्रीज हो गया। अब इसकी वजह से जो भी बेनिफिट है, जो भी बेनिफिट हम कमा रहे थे किसके लिए, चीपर डेट से, कि हमें डेट चीपर मिल रहा है, वो किससे ऑफसेट हो जाता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ठीक है, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहती है। अब अगर हमारी WACC ही कांस्टेंट है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी हमारी कांस्टेंट रहती है। तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमें दी गई थी। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने कंपनी ली है जिसने 30%, 40% एंड 50% डेट को एम्प्लॉय करा है। जब उसने 30%, 40%, 50% डेट को एम्प्लॉय करा है तो उसका EBIT जो है 4 लाख है। और हमने ये पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की बेसिक असम्पशन में कि हमारी अर्निंग जो है हमें कांस्टेंट लेनी है, वो अज्यूम किया था। तो ये रही हमारी अर्निंग 4 लाख की कांस्टेंट है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नोन एंड कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। तो ये है हमारे पास 10%। इससे क्या करेंगे, हम वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे। तो आपने देखा जब हम वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो भी हमारी कांस्टेंट ही आती है। अब हमने वैल्यू ऑफ डेट निकाल ली तीनों उससे। ठीक है, 30% डेट है तब, 40% डेट है तो, 50% डेट है तो, क्योंकि डेट यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं 20 लाख, यहाँ पे हमने डेट की वैल्यू ली है तो वैल्यू ऑफ डेट क्या हो जाएगी, 20 लाख का 30% इज 6 लाख, 20 लाख का 40% इज 8 लाख एंड 20 लाख का 50% इज 10 लाख। ये हमारी क्या निकल गई, वैल्यू ऑफ डेट। अब हमें क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म पता है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारे लिए निकालना और इजी है, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट से बढ़नी है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को, वैल्यू ऑफ फर्म एंड वैल्यू ऑफ डेट को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। अब इसमें से हमने इंटरेस्ट देख लिया कि डेट पे हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। यहाँ पे हमें 30% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यहाँ पे हमें 40% का, यहाँ पे हमें 50% का इंटरेस्ट देने पड़ रहा है। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, अर्निंग्स थी हमारी 4 लाख, जिसमें से मैंने 30,000 का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या अमाउंट आ जाएगा, इन सबको मुझे माइनस करना है फ्रॉम अर्निंग्स, तो मेरे पास ये अमाउंट आ जाएगा। इस अमाउंट से मैं क्या निकालूंगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी देख रहे हो आप, इंक्रीज हो रही है। तो यही तो हमने बात की थी कि जैसे ही हमारा ये कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट है, जैसे ही हमारा क्या बोलते हैं डेट इंक्रीज होगा, वैसे ही हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी इन तीनों केस में जैसे ही हमारा डेट 30 to 50% जा रहा है, वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो रही है। So that's it for today's video. Thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.